ईरान ने आखिरकार अमेरिका के साथ डील की तरफ कदम बढ़ा दिया है, लेकिन अब खुद ईरान के अंदर एक तूफान खड़ा हो गया है। ईरान की पार्लियामेंट के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि ये मुआहिदा ईरान को अमेरिका की कॉलोनी बना देगा। यानी जिस डील को हुकूमत फतह कह रही है, उसी डील को मुल्क के अंदर बहुत से लोग हार समझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि सच क्या है? क्या ये वाकई ईरान की जीत है या फिर मजबूरी का सौदा? देखिए, बात बड़ी दिलचस्प है। महीनों की रस्साकशी, हमलों, जवाबी हमलों और ट्रंप के रोजाना बदलते बयानात के बाद आखिरकार वो मरहला आ गया है जहां ईरान और अमेरिका एक मुआहिदे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि ये तनकीद बाहर से नहीं बल्कि खुद ईरान के अंदर से, और वो भी ईरान की अपनी पार्लियामेंट से आ रही है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन ने कहा है कि ये डील ईरान को अमरीकी कॉलोनी में तब्दील कर देगी। अब जरा इस बात की संगीनी को समझिए। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब है गुलाम मुल्क, यानी ऐसा मुल्क जो नाम का तो आजाद हो लेकिन असल में उसकी बागडोर किसी और के हाथ में हो। तो जब ईरान की अपनी पार्लियामेंट का एक सीनियर रुकन ये कह रहा है कि इस डील से ईरान अमेरिका का गुलाम बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि मामला इतना सादा नहीं जितना हुकूमत दिखा रही है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस रुकन ने एक और संगीन इल्जाम भी लगाया है। उसने कहा है कि मुज़ाकरात करने वालों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हदायत को नजरअंदाज किया है। सुप्रीम लीडर ने हदायत दी थी कि आबना हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा ना खोला जाए, लेकिन मुज़ाकरात करने वालों ने इस बात को नहीं माना। एक बात का जवाब दीजिए जरा, ईरान में सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? सुप्रीम लीडर के पास है ना। सदर भी उसके नीचे है, पार्लियामेंट भी उसके नीचे है। तो जब ये कहा जा रहा है कि खुद सुप्रीम लीडर की बात नहीं मानी गई, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि डील में ईरान को कुछ न कुछ झुकना तो पड़ा है। दूसरी तरफ ईरानी क़यादत इस डील को कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान ने हतमी फतह की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है, और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तो इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि अगर इस मुआहिदे पर मुकम्मल अमल हुआ तो ये ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक नई दुनिया बना सकता है। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ फतह और दूसरी तरफ अमेरिकन कॉलोनी, ये दोनों बातें कैसे एक साथ सच हो सकती हैं? तो देखिए, असल खेल यही है और इसी को समझना जरूरी है। देखिए, बाकिर कालिबाफ सदर पज़ेश्कियान के नरम धड़े से ताल्लुक नहीं रखते, यानी वो कोई अमेरिका के साथ नरमी बरतने वाले बंदे नहीं हैं, बल्कि सख्त गिर समझे जाते हैं। तो जब एक सख्त गिर आदमी भी खुलकर इस डील की हमायत कर रहा है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये मुआहिदा सिर्फ नरम धड़े की ख्वाहिश नहीं बल्कि ईरान के ताकतवर हलकों इवन के पासदाराने इनकलाब के बाअसर लोगों की भी ताईद हासिल कर चुका है। देखिए, IRGC ईरान की सबसे ताकतवर फौजी और सियासी कुव्वत है। अगर इनके अंदर से भी इस डील की हमायत हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि इस डील को टॉप लेवल से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का नायब चेयरमैन कह रहा है कि सुप्रीम लीडर की बात नहीं मानी गई, और दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि डील को ऊपर से मंजूरी मिल चुकी है। तो फिर सच क्या है? देखिए, बात असल में यह है कि ईरान के अंदर इस वक्त दो राय मौजूद हैं। एक गिरोह कहता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कोई भी डील कमजोरी की अलामत है। ये वही लोग हैं जो पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि ट्रंप इंतजामिया ने मुज़ाकरात को सिर्फ एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया, और इसी दौरान इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। और ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी साबित हुई, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए थे। इसलिए इन सख्त गिर लोगों का गुस्सा भेजा नहीं है। उनका कहना है कि जिस अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया उसी के साथ अब डील कैसे कर लें। लेकिन एक बात काबिले गौर है, हालिया दिनों में इन सख्त गिर आवाजों में कुछ खामोशी आ गई है। यानी जो लोग पहले जोर जोर से मुखालफत कर रहे थे वो अब चुप हो गए हैं, और इस खामोशी से एक तासुर मिलता है कि डील को आगे बढ़ाने का फैसला रियासत की सबसे ऊपर की सतह से मंजूरी हासिल कर चुका है। अब सवाल यह है कि ईरान आखिर इस डील की तरफ क्यों झुका?
جب وہ اتنا سخت گیر ہے، جب اس کے اندر اتنی مخالفت ہے، تو پھر یہ معاہدہ کیوں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے اور وہ ہے معیشت۔ دیکھیے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایران ابھی ایک تباہ کن جنگ سے گزرا ہے۔ جنگ کے بعد ملک کا کیا حال ہوتا ہے یہ کوئی بتانے والی بات نہیں۔ اوپر سے بین الاقوامی پابندیاں، بحری ناکہ بندی، تیل کی منڈی تک محدود رسائی، غیر ملکی کرنسی یعنی ڈالر تک مشکل پہنچ، اور سب سے بڑھ کر آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی۔ یعنی ایران کی معیشت اس وقت سانس لینے کے لیے ترس رہی ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت اس حالت میں پہنچ جائے تو پھر سیاسی نعرے کام نہیں آتے، عوام کا پیٹ نعروں سے نہیں بھرتا۔ اب ایرانی حکومت اگرچہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیل ہماری فوجی طاقت کا نتیجہ ہے، یعنی ہم نے آبنائے ہرمز کے ذریعے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے توانائی مفادات کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو کر مذاکرات کی میز پر آیا، اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ معاشی مشکلات نے بھی ایران کو مذاکرات کی طرف دھکیلا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈیل آدھی طاقت سے ہوئی ہے اور آدھی مجبوری سے۔ ایران نے امریکہ کو دباؤ میں تو رکھا، لیکن خود بھی دباؤ میں تھا۔ اب عام ایرانی شہری کی نظر سے دیکھیں تو اس کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ حکومت اسے فتح کہے یا ہار۔ اس کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ کیا مہنگائی کم ہوگی، کیا روزمرہ کی اشیاء سستی ہوں گی، اور کیا ایک نئی جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا۔ بس یہی تین چیزیں عام آدمی کے لیے اہم ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف، یعنی پیسے کی طرف۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسے نہیں دیے جائیں گے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اس پر پابندیاں نرم ہوتی ہیں تو ایران کو اربوں ڈالر تک رسائی مل سکتی ہے۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے، یہ امریکہ کا ایک ہوشیاری والا بیان ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جیب سے ایران کو پیسے نہیں دیں گے، لیکن جو ایران کے اپنے پیسے ہم نے روکے ہوئے ہیں اور جو پابندیوں کی وجہ سے وہ نہیں کما پا رہا، وہ ہم اسے کمانے دیں گے۔ یعنی امریکہ احسان جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایران کو پیسے دلوا رہے ہیں، حالانکہ وہ ایران کے اپنے ہی پیسے ہیں۔ لیکن اس بیان سے ایران کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اب ایران اپنے عوام کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو، یہ ڈیل امریکہ پر انحصار نہیں بلکہ ہماری معیشت کی بحالی کا راستہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی اس معاہدے کی پوری تفصیلات سامنے نہیں آئیں، یعنی اصل گہرے اور پیچیدہ معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں، کیونکہ ابھی اس ڈیل پر مزید مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہونے ہیں۔ اور جو سب سے مشکل معاملات ابھی باقی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے افزودہ یورینیم کا مستقبل کیا ہوگا، یورینیم افزودگی کی کتنی سطح کی اجازت ہوگی، نگرانی اور تصدیق کا نظام کیسا ہوگا، پابندیوں میں کتنی نرمی ہوگی، آبنائے ہرمز کا کیا ہوگا اور لبنان کا کیا بنے گا۔ یہ سب وہ اصل گرہیں ہیں جو ابھی کھلنا باقی ہیں، اور یہی وہ نکات ہیں جن پر اصل کھیل ہوگا، کیونکہ یہی وہ شرائط ہیں جن پر ایران شروع دن سے سٹک ہے اور انہی پر امریکہ اعتراض کرتا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے خطرناک حصے کی طرف، یعنی اسرائیل کی طرف۔ نتنیاہو نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے نکل جائے گا۔ نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان میں جب تک ضرورت ہوگی موجود رہے گی۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے لبنان کو بھی اس مذاکراتی فریم ورک کا حصہ بنایا ہوا ہے، یعنی ایران کی شرط یہی ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند ہو۔ لیکن نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ میں تو لبنان سے نہیں نکلوں گا، یعنی نتنیاہو اس ڈیل کو خراب کرنے کی پوری کوشش میں ہے۔ اور دوسری طرف خود ٹرمپ نے کیا کیا؟ یہاں معاملہ اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر کھل کر تنقید کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں بہت زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل طے ہونے سے کچھ دیر پہلے بیروت پر جو اسرائیلی حملہ ہوا اس پر وہ خوش نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ نتنیاہو کے ساتھ اس کے تعلقات بدستور بہترین ہیں۔ اب یہ آخری جملہ بڑے مزے کا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ نتنیاہو پر تنقید کر رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ یہی تو ٹرمپ کی پرانی عادت ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ لیکن دیکھیے، ایران اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ظاہری اختلاف نظر آ رہا ہے،
ईरान उसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। ईरान अपनी आवाम को कह सकता है कि देखो, हमारे दबाव की वजह से अमेरिका खुद इसराइल को रोक रहा है। यानी ईरान कह सकता है कि हमने इसराइल के हाथ पांव बांध दिए हैं। लेकिन यही सूरत हाल एक तलवार की धार पर चलने जैसी भी है। अगर इसराइल ने लुबनान में अपनी कार्रवाइयां जारी रखी तो ईरान पर जवाब देने का दबाव बढ़ जाएगा, और अगर अमेरिका इसराइल को रोकने में नाकाम रहा तो ईरान का ये दावा कि लुबनान भी इस डील का हिस्सा है जल्द ही एक अमली इम्तहान से गुजरेगा। यानी फिर ये पूरी डील टूट भी सकती है। असल खेल ये है कि ये डील अभी पक्की नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक कदम आगे बढ़ी है, और सबसे बड़ा खतरा खुद ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल है। नेतन्याहू इस पूरी डील का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई अमन मुआहिदा हो। वो चाहता है कि जंग चलती रहे ताकि वो अपने मकासद हासिल करता रहे, और यही वजह है कि वो लुबनान से निकलने से इनकार कर रहा है। हालांकि ईरान की पहली शर्त ही यही है कि लुबनान समेत हर महाज पर जंग बंद हो। तो सवाल ये बनता है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू को रोक पाएगा? अब तक का रिकॉर्ड तो यही बताता है कि ट्रंप नेतन्याहू के सामने बेबस है। ट्रंप जुबानी तनकीद तो कर देता है, लेकिन अमली तौर पर इसराइल को रोक नहीं पाता। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शराइत में कोई बड़ी नरमी नहीं दिखाई। ईरान की बुनियादी शराइत वही है जो शुरू दिन से है। तो अगर ईरान अपनी शराइत पर डटा रहा और नेतन्याहू लुबनान में अपनी कार्रवाइयां जारी रखता रहा तो ये पूरी डील किसी भी वक्त रेत के महल की तरह बिखर सकती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये डील फतह भी है और खतरा भी। फतह इसलिए कि ईरान ना झुका, ना टूटा, ना उसकी हुकूमत बदली, और वो अब भी मुज़ाकरात की मेज पर अपनी शराइत के साथ मौजूद है। लेकिन खतरा इसलिए कि ये अमन कागजी है, और इस कागज को फाड़ने के लिए नेतन्याहू पूरी तरह तैयार बैठा है। तो असल इम्तहान आगे है। अगर जंग रुकी, महंगाई कम हुई और पाबंदियां नरम हुई तो ये वाकई ईरान की फतह होगी। और अगर इसराइल ने खेल बिगाड़ा तो फिर ये सारी नई दुनिया फिर से पुरानी जंग में बदल सकती है। बस अब नजरें स्विट्जरलैंड के अगले मुज़ाकरात पर हैं, क्योंकि असल फैसला वहीं होगा। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।